क्लास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनटीएससी में आता है वो आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टॉपिक जो है इसका सीधा रिलेशन इलेक्शन से है। मैं बच्चे 4-5 साल पहले पढ़ा रहा था कहीं पर, तो बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा, बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्शन वी हैड इन इंडिया, कितने इलेक्शन होते हैं? सो इलेक्शन तो एक ही होता है जिससे सीएम इलेक्ट होता है। फिर मैंने बच्चे से पूछा भाई पीएम कैसे बनता है? सीएम बनता है तो पीएम बनता है। मैंने समझाया बच्चे को, बेटा पीएम का इलेक्शंस का अलग तरीका है, सीएम का इलेक्शंस का तरीका अलग है। बट क्वेश्चन ये आता है 8-9 तक बच्चों से नहीं आता। मैं पूछता हूँ इलेक्शंस कौन करवाता है? सर सरकार करवाती है। सरकार का मतलब क्या हुआ? पीएम और सीएम। आज देश में चुनाव होने वाले हैं, 2024 के चुनाव होने वाले हैं, उस समय चुनाव हुए थे, तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग तो भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो क्या मोदी जी चुनाव करवाएंगे? नहीं। इंडिया की खास बात यही है, हमने ये चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सॉरी व्हाट डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी पढ़ा था हमने, उसको आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। इलेक्शंस जो है का गवर्नमेंट से सीधा कोई रिलेशन नहीं होता है। इसलिए इंडिया में मैं बता दूं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 327 टू 328 27 से 28 ये हमारे इलेक्शन कमीशन की इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 327 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन में टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन में केवल 1 मेंबर होता था, अब इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर है। और इलेक्शन कमीशन का जो हेड होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर, रिमेंबर। एंड इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 अदर मेंबर होते हैं। एंड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट इलेक्टेड। यह याद रखना, याद रखो बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्शन कमीशन इज इलेक्टेड बाय, क्वेश्चन आ गया अबाउट दिस, व्हिच टॉपिक इज, व्हिच सेंटेंस इज राइट? आप पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन इज इलेक्टेड, क्योंकि आपके दिमाग में घुसा रहता है कि इलेक्शन कमीशन भी सरकार होती है, और सरकार होगी तो आप इलेक्टेड वर्ड को सही करोगे। याद रखना, इलेक्शन कमीशन इलेक्टेड नहीं होता है, ही इज अपॉइंटेड, याद रखना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका जो टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इट मींस in this topic we will discuss the election process of India as well as about the election commission of India. Election commission, I want to point out here, election commission is a biggest body, democratic body and constitutional body. कई बार आपको क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 327 टू 28 तक इसके बारे में, और इसके आगे भी आर्टिकल्स होते हैं, इसमें आर्टिकल्स मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 327 जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन कमीशन के इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, अब इसका हेड कौन होता है? इलेक्शन कमीशन है 3 बॉसेस कह सकते हैं आप इसको। वह एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, उसका 2 अदर होते हैं। तीनों के तीनों इंडियन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब क्वेश्चन आते हैं, हु कैन बिकम इलेक्शन कमीशन? क्या मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन बन सकता हूँ? नहीं। अपॉइंट की जब बात आती है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए। मोस्टली इलेक्शन कमीशन जो हेड बनते हैं वो सुपर क्लास आईएएस ऑफिसर होते हैं। सुपर क्लास मतलब वो अपने टाइम पर आईएएस टॉपर्स हो सकते हैं, और दे हैव गुड क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, यानी किसी बड़े बड़े स्टेट के वो चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी बता दूं आपको, स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा, बच्चों आप लोग देखते हैं बहुत सारे ये अफसर होते हैं। अब इसमें एक बात करता हूँ, किसी स्टेट में सबसे बड़ा हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है सीएम, ठीक है। इनके सीएम अगर एब्सेंस है और देश स्टेट में इमरजेंसी लग गई है, तो उस कंडीशन में गवर्नर के साथ चीफ सेक्रेटरी मिलकर पूरी स्टेट को चलाता है। यानी मतलब चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? एक स्टेट में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, वो लोग, उन सब का जो बॉस होता है उसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेंटर में, अब सेंटर की बात भी सुनो, सेंटर में भी आप कौन देश को चला रहा है? सर पीएम चला रहा है, मोदी जी चला रहे हैं देश को, ठीक है, पीएम वाला चलाएंगे। लेकिन मोदी जी के अलावा कौन हेड है? इससे 9th क्लास में आपका एक चैप्टर हो रहा है जो पढ़ेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। 2 चीजें थी इसमें, एक
परमानेंट एग्जीक्यूटिव था, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव था। आपने पढ़ा होगा चीज। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आईएएस हो सकते हैं, वो आईपीएस हो सकते हैं, वो आईईएस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज होती है, ये लोग होते हैं। दे ऑल आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक बार इनकी नौकरी लगी, मान लीजिए कोई 25-26 साल का लड़का आईएएस बन गया, लड़का का लड़की बन सकती है, मैं भेदभाव नहीं करता, मैं कॉमन सिटीजन बोलता हूँ। एनी गर्ल एंड एनी बॉय, यंग बॉय कैन बिकम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। 25 साल की उम्र में मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का आईएएस बन गया, रिटायरमेंट एज 60 है, तो 60 इयर्स तक वो काम करेगा। बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैसे काम करते हैं? इलेक्शंस हुए, सपोज कीजिए मेरी क्लास में बच्चा बैठा है शाम पढ़ा हो पॉलिटिक्स में गया, और एमएलए के चुनाव लड़ा और सीएम बन गया, ठीक है, तो वो सीएम कब तक रहेगा? ओनली 5 ईयर। बट आप देख रहे हैं कि जो आईएएस ऑफिसर कितने साल तक रहेंगे? 60 तक। इसलिए याद रखिए ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, इनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को नौकरशाह। यानी आईएएस होता है, बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन वो भी सरकार का एक तरह से नौकर होता है। हर कॉमन आदमी नौकर होता है, ठीक है, उसके नौकर का थोड़ा ओहदा ऊपर होता है, इज ए बॉस, ठीक है, उसका एक अपना ओहदा होता है, पोस्ट होती है। लेकिन हम कहते हैं सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी में अगर सरकार आपको 24 आवर्स की सैलरी देती है, सरकार आपको कभी कह दे कि नहीं साहब अभी आपको ऑफिस आना है, इमरजेंसी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्राइवेट में फिर बाहर जाते हैं, साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, साहब मेरे तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, नौकरी से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छी बड़ी पोस्ट पे हैं और आपके बॉस ने आपको बुला लिया तो आपको जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे सिस्टम में कई लोग बिना मतलब की बकवास करते हैं कि अफसर लोग करप्ट होते हैं, वो करप्शन करते हैं। नहीं, आपको पता नहीं ये चीज़ कि जब उनको काम करना होता है, जब काम की अकाउंटेबिलिटी होती है तो वो दिन रात भी नहीं देखते। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, टॉपिक से हटके चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको। कोरोना पीरियड में मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया था। वन ऑफ माई फैमिली मेंबर वाज सफरिंग विद कोरोना, वो बहुत सीवियर केस हो गया था, तो हम इंजेक्शन के लिए भटक रहे थे, रेमडेसिविर से इंजेक्शन भटक रहे थे हम लोग। तो मैं जब मुझे मालूम पड़ा इंजेक्शन यहाँ मिल रहा है और मेरे कोई फ़ोन पे मेरे किसी परिचित से मेरी मुलाकात हो गई थी, तो मैंने उस आदमी को रात को 11:30 बजे फ़ोन किया। मैं भाई साहब आप कहाँ पर हो? कहते यार ऑफिस में बैठा हूँ। तो मैंने कहा यार ऑफिस को 5 बजे बंद? कहते नहीं भाई सरकारी नौकरी करते हैं, अभी चाहे अफसर हो या कोई भी हो, तो इसमें कोरोना से कंडीशन बिगड़ भी होगी। तो इट वॉज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मैं बड़ाई करना चाहूँगा, इन्होंने खुल के बात बोली थी कि सरकारी मशीनरी बिना किसी काम चोरी के काम करेगी, हर आदमी को जरूरतमंद को दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए। तो 11:30-12 बजे तक जयपुर सीएमओ और बहुत सारे ऑफिस होंगे, सीएमओ कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो पूरी जयपुर की डिस्पेंसरी हॉस्पिटल देखता है। सीएमओ ऑफिस जो है रात को 12 बजे तक काम कर रहा था। इसे हम कहते हैं सरकारी नौकरी। लोग कहते हैं नौकरी में ऐश है, भाई ऐश होंगे, तनख्वाह पूरी मिलती होगी, लेकिन जब काम करना पड़ता है उस समय ऐश नहीं होता, काम करना पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं उसकी उन घटना को देखकर मैं थैंक्स करता हूँ। मैंने बहुत बार बोला लेकिन आप लोग वाकई इसमें वंडरफुल जॉब कर रहे हैं और वाकई में उन्होंने वंडरफुल जॉब की है। आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लो, अभी मैं कल परसों का एक्सपीरियंस देता हूँ आपको। सैटरडे को जब बहुत जबरदस्त बारिश आई थी, तो बारिश में मैं देखता रह गया एक 3 स्टार होता है, वो एसएसओ भी हो सकता है और डीएसपी होता है। अगर उसके लाल रंग का कोई स्लिप नहीं है तो वो डीएसपी है। वो डीएसपी यहाँ पर कहाँ पर निर्माण नगर के आगे चौराहे पर पैंट को थोड़ा सा मोड़ कर नंगे पैर खड़ा होकर ट्रैफिक को गाइड कर रहा था। आया हमको सोचा क्या करते हैं तुम खड़े होकर, बुराई करना आसान है, रियली बच्चों बांटेंगे, लेकिन हम लोग आप में से कई अफसर बनेंगे, मैं आपसे पूछूंगा भाई क्या कर रहा तू? सर अपनी ड्यूटी पे हो। वो आदमी अगर उसी पैर में चप्पल तक नहीं थी, पानी में खड़ा था वो आदमी और उसके बाद वो ड्यूटी कर रहा था। तो ऐसा नहीं काम नहीं करते। तो टॉपिक हमारा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जो आईएएस लॉबी नीति है, इनमें टैलेंटेड पर्सन को गवर्नमेंट जो है, राष्ट्रपति महोदय जो है वो दिलवाते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर्स। अब इनके काम क्या होते हैं? इनके काम बड़े सेंसिटिव काम होते हैं। इलेक्शन, इंडिया जैसे बड़े कंट्री में इलेक्शन करवाना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि हमारे देश की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कमियां भी है। पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्वमेंट है कॉमन पर्सन का कि वो पॉलिटिक्स को अपना करियर के साथ साथ और सोर्सेज भी मांगे चलते हैं, राजनीति में आ गए, अब तो राजा बन गए, तो बहुत लड़ाई होती है इस चक्कर में, ठीक है। तो इलेक्शन करवाना, अब इलेक्शन कितने तरह के होते हैं मैं बता दूं आपको। इलेक्शन जो है हमारे इंडिया में पीएम के इलेक्शन होते हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन, इसे हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन को हम लोग जनरल इलेक्शन कहते हैं। उसका सीएम का इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पंचायत चुनाव होते हैं, हमारे बाई इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन को रिसेंटली हुए। अब आप देखें सब प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हो गया, उसमें तो हमें हमारा रोल ही नहीं था। आई मीन एज पर लीडर इंडियन प्रेसिडेंट, एक फार्मूला मैंने बना रखा है, इन द इलेक्शंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्टेड, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सब बच्चे नोट करें। इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन भाग लेता है? हम भाग नहीं लेते, हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो लोग भाग लेते हैं। एक फार्मूला है, इलेक्टेड मेंबर्स, मैंने ये लिखा है, इलेक्टेड मेंबर इक्वल्स टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट असेंबलीज प्लस यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ये सब लोग इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। हमने लोकसभा मेंबर को इलेक्ट किया, वो भाग ले रहे, राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट किया हमने, वो भी हम इलेक्ट करते हैं, वो भाग ले रहे, स्टेट असेंबलीज के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, वो भाग ले रहे, और यूटीज जो है ये भी भाग ले रहे। तो ये इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर, और इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। यानी इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, अभी आपने देखा होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर, ये याद रखिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन द इलेक्शंस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट हु कैन कास्ट अ वोट। आप लिखते सब मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, गलती, वो तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है इलेक्टेड मेंबर इक्वल्स टू लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर। अब यहाँ पर भी लिखे जल्दी कितने मेंबर, स्टेट असेंबलीज और यूटीज, इन सब के मेंबर इलेक्शन का इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन हम सबसे बड़ी बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज टू एंड गेट द मिनिमम कोटा। ये हम चैप्टर जब पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसमें मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं इलेक्शन कमीशन में वापस आता हूँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हम सब जानते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 327 टू 330 तक है, शायद 28 30 तक आगे तक है आर्टिकल। इसके 3 मेंबर होंगे, तीनों मेंबर इलेक्टेड हो, सॉरी अपॉइंटेड होंगे, इलेक्टेड एक भी नहीं होगा। अब आते हैं टेन्योर कितना है। चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है उसका टेन्योर जो है वो होता है आपके 65 ईयर, और अदर्स का होता है 62, ठीक है। ये 65 ईयर तक काम करते हैं और 62। अभी एक बात आती है, अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गलती कर रहा है तो क्या उसको हम हटा सकते हैं? क्या रियली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिस्टम होता है कि हम उसको हटा सकते हैं, और उसके लिए प्रोसेस है इम्पीचमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं महाभियोग। यानी ये याद रखना बच्चों, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट can be removed from India. Constitution members होते हैं, they can remove as the president, प्राइम मिनिस्टर नॉन कॉम्पिटिशन होता है, प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, चीफ जस्टिस हो गया। इनको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आराम से एक प्रोसेस दे रखा है, उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, बच्चे पूछते सर आपने प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की बात कर दी, चीफ जस्टिस को हटाने के लिए आपने इम्पीचमेंट की बात कर दी, आपने इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की बात कर दी, यूपीएससी चेयरमैन तक को हटाने के लिए आपने इम्पीचमेंट की बात कर दी, पर प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं? याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड मेंबर होता है, इसलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हटा नहीं पड़ता। नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास होना जरूरी होता है क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी जरूरी होती है। ये भी सुनो ध्यान से, ये बच्चे गलती करके आते हैं। इम्पीचमेंट सॉरी नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन प्रोसीड ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। क्योंकि इसका रीजन सुनो, थोड़ा सा बात बताता आपको, पुराना हो गया आपको। लोकसभा की जो सीट्स है इंडिया में वो कितनी है बताओ? लोकसभा की इंडिया में सीट्स है 543। ये है इलेक्टेड सीट्स। नॉन इलेक्टेड 2 मेंबर हुए, इन्हें इंडियन प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है, दे आर फ्रॉम एमएलए, ठीक है।
तो 543 की इलेक्शन हुई और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है 271.5, यानी अब आधा आदमी तो होता नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आफ्टर द इलेक्शन विच पार्टी गेट 272 सीट्स। याद रखना बच्चों, अभी 272 सीट जिस पार्टी की होती है उस पार्टी का मेंबर जो है वो हेड जो है पीएम बन जाता है। अभी मैं इसको यही रोकता हूँ, 2 मिनट बाद हम वापस आएंगे क्योंकि मैं थोड़ा थक गया, पानी वाली पी लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की और बैंकिंग वाली। जब तक मैं रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका रीड करते हैं इसको। चलो बच्चों, तो मैं अभी आपको जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा था तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है। बीच में क्वेश्चन आ गया था, अच्छा क्वेश्चन है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे आर आईएएस ऑफिसर, दे आर ब्यूरोक्रेट्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस के अलावा भी और भी जो पोस्ट के लोग होंगे जो सरकारी नौकरी करते हैं वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक क्लर्क परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके लिए नहीं रखता बट वो भी नौकरी करता है, ठीक है, तो परमानेंट। तो लेकिन हमारे पॉलिटिक्स में बेसिकली जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनमें हम ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल करते हैं क्योंकि ये भी पॉलिसी को बनाते हैं। क्लर्क हो गया और लोग हो गए, दे आर सबऑर्डिनेट बट दे आर आल्सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें ऐसे कर्मचारी तो वो भी कर्मचारी रेगुलर। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके पॉलिटिशियंस, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ऑल आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दे अपॉइंट दे इलेक्ट फॉर 5 ईयर। अभी जैसे हमारे राजस्थान में गवर्नमेंट जो है वो उसमें सीएम साहब गहलोत साहब गवर्नमेंट में है, ठीक है, और अभी वो 5 साल के लिए उनका टेम खत्म होने वाला है। नेक्स्ट ईयर हम बात करते हैं तो अभी इलेक्शन हो गए प्रधानमंत्री के वापस 2024 में, तो वो 5 साल के लिए, कोई भी पीएमओ, सीएमओ, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, दोबारा आ सकता है, इसलिए हम उसको टेम्पररी या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेन्योर क्या हो गया, 5 साल हो गया, इनका कितना हो गया टिल एंड ऑफ द लाइफ, या हम रिटायरमेंट तक वो लोग काम करेंगे। एंड ऑफ द लाइफ की रिटायरमेंट 7 साल होती है। चलिए मैं टॉपिक पर आता हूँ, बीच में क्वेश्चन आगे था ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब इनका काम क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन का। चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है अपने 2 लोग सहयोगियों के साथ मिलकर, वो भी आईएएस होते हैं, बट चीफ इलेक्शन कमीशन जो होगा ना उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, इसलिए उसको हम चीफ बोलते हैं। यानी द 2 सबऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, 2 उसके सहयोगी होते हैं, दे आर आल्सो आईएएस ऑफिसर बट दे आर आल्सो वर्क विद द कंसेप्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। और अगर मैं कहूँ आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर आल्सो वर्क विद द कंसेप्ट ऑफ देयर 2 हेल्पर्स, 2 उसके सहयोगी होते हैं, कुछ छोटे नहीं होते, वो भी आदमी, वो भी हाई पोस्ट ही है, ठीक है, तो उन सब के साथ मिलकर वो काम करते हैं। इलेक्शन करवाना, इलेक्शन का रिजल्ट, जैसे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जो मैडम है वो हमारे देश की 2nd विमेन प्रेसिडेंट बन गई है, ये हम सब जानते हैं। तो उसका इलेक्शन भी कोई सरकार नहीं कराया, मोदी जी नहीं करवाया है, इलेक्शन कमीशन का ही पूरा काम होता है। इलेक्शन कमीशन के पूरे जो कर्मचारी हैं उसमें बहुत सारे आईएएस अफसर होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कर्मचारी होते हैं, क्लर्क होते हैं, सारे मिलकर सब इलेक्शन करवाते हैं। तो यानी ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाना। अब क्या मेन काम, इलेक्शन करवाना, सही। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए आपके एनटीसी में, विच ऑर्गेनाइजेशन is given the recognition of any party as a national party, state party, तो उसको कौन recognition देगा, इलेक्शन कमीशन देगा। किसी पार्टी का कोई सिंबल है, ये सब काम में आते हैं, किसी पार्टी को सिंबल है, मान लीजिए मैंने एक पार्टी बनाई, मैं टीचर हूँ, मैंने एक पार्टी का सिंबल बना दिया पेन, और मालूम पड़ा मुझसे पहले किसी आदमी पहले एप्लीकेशन फाइल कर रखी है पेन के लिए, तो मुझे वो सिंबल नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड, आपको चॉइस देता है कि आपको चॉइस बताइए, आपका जो सिंबल है वो किसी पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप आराम से जो भी सिंबल आप चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा। जैसे हमारे देश की 2 बड़ी पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, रियली बड़ी पार्टीज हैं। मैं मान पार्टी बना रहा हूँ, मगर मुझे कमल सिंबल चाहिए, पहली बात तो लोग इस बात सीखे, बीजेपी तुरंत ऑब्जेक्शन करेगी इसमें, डेफिनेटली उनका सिंबल है तो मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन मैं और कोई भी सिंबल जो किसी पार्टी का नहीं है मैं उसे ले सकता हूँ।
इसकी पूरी प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस करता है पूरा। फिर इलेक्शन की डेट्स निकालना, इलेक्शन डेट कौन सी डेट होगी। कई बार बच्चे कहते हैं सर तो सरकार डिसाइड करती है कौन सी डेट होगी। नो, नेवर। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो रूल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री हो किसी स्टेट के, उनका इलेक्शंस की डेट्स में, इलेक्शन संबंधित कामों में कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती। तीनों इलेक्शन कमिश्नर साथ बैठकर अपने सबऑर्डिनेट के साथ बैठकर दिल्ली का ऑफिसर बड़ा सारा इसका वहाँ बैठ डिसाइड करते हैं कि किस डेट को चुनाव करवाने हैं। हाँ, अगर कोई डेट ऐसी है जिससे किसी पार्टी का कोई काम रुक रहा है, कोई पार्टी इफेक्ट हो रही है या पार्टी साइड इफेक्ट हो रही है, कोई देश बहुत बड़ी बहुत सारे काम होते हैं देश में, कोई नेशनल फेस्टिवल आ गया, कुछ ऐसी चीज आ गई, कोई डिजास्टर, कुछ भी आ सकता है, तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज की बातों को सुनकर उस डेट पर विचार कर सकता है, डेट को आगे पीछे कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कोई भी रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में है कि हमने देखा कि मैं डेट पर ये डेट थी, अब उस डेट पे किसी विशेष कारणवश उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में इस तारीख को चुनाव नहीं होंगे, आगे चुनाव होंगे, बट फिर भी सरकार कर रही है, सरकार कुछ भी नहीं करती, उसमें सरकार कुछ भी नहीं करती, ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। इलेक्शन डेट हो गई, इलेक्शन कैंपेनिंग। आज के इलेक्शन कमीशन बहुत स्मार्ट है, वो बिल्कुल कानून की तीखी नजर रखता है पॉलिटिकल पार्टीज पर और कैंडिडेट्स पर। पूरे नॉर्म्स होते हैं कि आप इतने दिन ही चुनाव प्रचार करेंगे, आपको इतना पैसा ही खर्च करना है और बाद में पैसे का सबूत देना है। भाई 15 लाख 25 लाख शायद एमएलए चुनाव में है और एमपी चुनाव 50 लाख समथिंग है, तो आप 50 लाख समथिंग, मैं समथिंग बोल रहा हूँ, इसमें कंफर्म नहीं हूँ, तो उतना ही पैसा खर्च करेंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया की कंट्री है। वापस में इसमें आ गया, एवरी कॉमन पर्सन हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने का राइट है हर कॉमन पर्सन को। तो एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करके भाई इतना अमाउंट ही खर्च होगा, उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो आपका इलेक्शंस भी कैंसिल हो सकता है, आपका कैंडिडेट भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी बहुत बोल दिया, मैं थोड़ा पानी पीने की इच्छा हुई वापस, तो पानी पीने आता हूँ, फिर वापस बात कर रहा था टाइप्स ऑफ इलेक्शन, रोल ऑफ इलेक्शन की बात कर रहा था। तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन जो है हम तक इलेक्शन करवाता है इंडिया में हो रहे हैं, चाहे लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो। कई बार ऐसे मानते हैं लोग कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं उन्हें लोकल गवर्नमेंट करवाती है। देखो बच्चों, मैं आपको क्लियर करूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बच्चे पूछते भी हैं। लोकल बॉडीज के इलेक्शन सरकार करवाती है, लेकिन सरकार में पॉलिटिकल लोग नहीं करवाते। अब जैसे एग्जाम्पल, लास्ट साल में हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव होने, तो उसमें सरकारी मशीनरी, मतलब सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, सरकारी जो मंत्री वगैरह हैं, नेता वगैरह हैं, वो शामिल नहीं है। क्योंकि रियली इलेक्शन कमीशन को भी, इलेक्शन कमीशन में सरकारी कर्मचारी है, तो उसकी अपनी मशीन भी होती है। अब एग्जाम्पल, जयपुर में चुनाव करवाने हैं आपको, ठीक है, या मुंबई में करवाने हैं, या कोटा में करवाने हैं, अहमदाबाद में कराने हैं, या त्रिवेंद्रम में कराने हैं, तो उसके लिए जो वहाँ में डीएम होता है, जिसे मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर याद रखना, चीफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, he is bound to follow the instructions of election commissioner of India। यानी इलेक्शन कमिश्नर एक पोस्ट हो गया, खुद हायर पोस्ट हो गई, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये एक पोस्ट है, इसके साथ दो पोस्ट हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, ये दो मेंबर हो गए। इसके बाद स्टेट की जो चीफ सेक्रेटरी होता है, याद रखना, वो स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह काम करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। और डिस्ट्रिक्ट पे डीएम, डिस्ट्रिक्ट जिसे कलेक्टर कहते हैं, वो जिला चुनाव अधिकारी भी होता है और उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस मानने ही पड़ते। ये बात आप प्यार से समझ लीजिए। तो आप सब वो तो सरकारी कर्मचारी है, अरे भाई मैंने आपको समझाया ना, इलेक्शंस के काम बहुत बड़े काम है। हर सरकारी कर्मचारी की अगर उसकी हेड अच्छी है और वो इंटरेस्टेड है, कई बार तो इंटरेस्टेड की बात भी नहीं आती, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको ड्यूटी दी जाती है, आपको ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। पुलिस और सारे सरकारी कर्मचारी मिलकर इलेक्शन करवाते, ध्यान रखना।
पुलिस का रोल, पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल, सीआरपीएफ का रोल, इन सब के रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कभी अपने पापा मम्मी के साथ जाएंगे किसी इलेक्शन बूथ पर, भाई वोटिंग आप नहीं कर सकते, उनको देखना उस समय पुलिस वाले वहाँ खड़े होते हैं, दे मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो ये इलेक्शन कमीशन के काम है आपके। तो मैंने बताया आपको कि कैंडिडेट इलेक्शन की डेट फाइल करना, चुनाव प्रचार की डेट फाइल करना, चुनाव प्रचार कब तक होगा, किन कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन कमीशन में आप पैसे वाले हैं तो आप पैसा लुटा रहे हैं, नहीं। बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर अगर ऑर्डर दे दे, वीडियो इस आदमी के चुनाव प्रचार की वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। वीडियो रिकॉर्डिंग तक करवाता है पूरा, वो आपसे पैसे का हिसाब मांगता है, कितना पैसा खर्च किया आपने, वो सब रिकॉर्डिंग मांगता है। यहाँ तक कि आजकल तो ये भी कर दिया, अभी आप चुनाव होंगे, हमारे राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं सीएम के लिए और सेंटर में तो होंगे। आप देखना उस समय कि कैंडिडेट जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है, काइंडली डिफाइन योर इनकम सोर्सेज। आपकी चल अचल संपत्ति कितनी है, कितने मकान है आपके पास, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सोना है, कितनी विदेश यात्राएं आपने करी है, पूरा चिपटाएंगे आप। इसलिए तो कहते हैं इंडियन इलेक्शन इज ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पूरी तरह से। फिर डेट डिसाइड करना, रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनी रहती है, पूरा काम करना है। मान लीजिए हमारे देश में 2024 में मान के लीजिए चुनाव होंगे, ठीक है, पहले डेट निकलेगी और आप देख लें 2024 में दिसंबर जनवरी के आसपास इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो जाएगा। वैसे वो एक्टिव हमेशा रहता है। उसको मानो पीएम की चुनाव होने वाले हैं। पीएम का चुनाव मतलब ये याद रखना, लोकसभा का चुनाव, इसे हम आम चुनाव कहते हैं, सबसे बड़ा चुनाव होता है पूरे हिंदुस्तान में। तो पूरा हिंदुस्तान का हर आदमी जो 18 साल से ऊपर का है वो इसमें वोटिंग करता है, ठीक है। वैसे तो हर चुनाव में 18 साल पर वोटिंग करता है, लेकिन इसमें अब कई बच्चे जो है भी 18 साल के होने वाले हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड कि हम पहली बार वोट करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्शन डेट डिसाइड करना, चुनाव प्रचार का समय डिसाइड करना, कौन सी तारीख को कहाँ वोटिंग होगी ये डिसाइड करना, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सब चीज़ें, इलेक्शन वोटिंग, पोलिंग, वोटिंग करवाना, वोटिंग की डेट सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होती है। ये ठीक है, वो पूरे तरह शामिल होते हैं, उससे सबऑर्डिनेट शामिल होते हैं, ये वो सबऑर्डिनेट भी इलेक्शन कमीशन का काम करते हैं। उस वक्त आप किसी आदमी से बोले कौन ड्यूटी पे चुनाव करवा रहे हैं, ऐसा बोलते हो, चुनाव करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो यू दे आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी बातें फॉलो करनी होती है। तो ये सब काम, पार्टी को सिंबल देना। अच्छा, इन केस कभी कभी क्या होता है कि वोट जो है, एक वोट कम पड़ गया, एक वोट ज्यादा पड़ गया, जीत गया, कभी कभी आरोप लगाते हैं साहब इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करवाई थी, इन्होंने फर्जी वोटिंग करवाई थी। तो इस तरह की शिकायतें भी सीधी इलेक्शन कमीशन की बात होती है, वो अपने तरह से देते हैं। तो आप देखिए इलेक्शन कमीशन कितनी बड़ी बॉडी है। और लोकसभा चुनाव में 543 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं, वो पूरे 543 कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव के बाद प्रेसिडेंट साहब को सौंपता है। ये इस सेशन, इस बार के लोकसभा में जीते हुए कैंडिडेट है। बाद में सरकार किसकी बनेगी वो मैनेजमेंट डिपेंड करता है, लेकिन ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। कुछ काम इलेक्शन कमीशन की उसने बाई इलेक्शन, जिसे कहते हैं उपचुनाव। अब उपचुनाव तो होता है, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, एक्स एमएलए है, एमपी है, उसने रिजाइन कर दिया, या ड्यूरिंग उसको सर्विस पीरियड नहीं कहेंगे, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 5 ईयर का टेन्योर होता है, उसमें भगवान ना करे वो एक्सपायर हो गया, तो उसकी सीट खाली होगी। तो उस सीट पर जो चुनाव होंगे उससे हम कहते हैं उपचुनाव, बाई इलेक्शन कहते हैं। ये भी याद रखिए। उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है, नोटिफिकेशन निकलता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक सीट पर 2 आदमी चुनाव लड़े हो, सॉरी आपने 2 दिन चुनाव लड़ा हो। जैसे हमारे देश में कई बार कुछ लोग एमएलए चुनाव भी लड़ते हैं, एमपी का चुनाव लड़ते हैं और दोनों जीत जाते हैं। मैं हमारे राजस्थान में एक एमएलए है ऐसे, मुझे नाम हमेशा ध्यान नहीं आ रहा उनका, वो लोकसभा चुनाव में जीत गए थे और विधानसभा चुनाव में जीत गए थे।
तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन आपको रजामंदी देनी पड़ती है कि साहब मैं एमएलए रहूंगा या मैं एमपी रहूंगा। तो आपको एक पोस्ट छोड़नी पड़ती है और एक पोस्ट छोड़ते ही वो पोस्ट खाली हो गई, इलेक्शन कमीशन वापस चुनाव करवाता है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन काम है, ठीक है। इनके सैलरी वैलरी मैं आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन जो चीफ जस्टिस है उनके बराबर सैलरी मिलती है इनको, ठीक है। और 65 ईयर चीफ इलेक्शन कमीशन का होता है और 62 अदर्स का होता है। 65 62 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि एज ऑफ 65 आप उस एज तक आप काम करेंगे और उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपके इलेक्शन कमीशन का एक टॉपिक था, क्या इसके रूल है, क्या इनकी पावर है, क्या इनके काम है, मैं ये सब बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 9th क्लास में और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दूंगा जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़िए आप लोग, लेकिन आपके पास इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुकलेट होना चाहिए। आप उन क्वेश्चंस को करिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने इस चैप्टर को समझा क्या, मुझे क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।